Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. नमस्कार द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर करता है। एक तरफ हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, निवेश की बात करते हैं, और दूसरी तरफ मजदूरों और आम लोगों की सुरक्षा है। क्या ये दोनों चीजें एक साथ चल सकती हैं? ये आज के दौर का सबसे बड़ा सवाल है, और इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए आज हम NCERT की क्लास 8 की किताब के एक बहुत ही जरूरी अध्याय कानून और सामाजिक न्याय को समझने की कोशिश करेंगे, और वो भी यूपीएससी के नजरिए से। जी बिल्कुल। हमारे स्रोत हैं NCERT की पाठ्यपुस्तक और साथ ही यूपीएससी के पिछले सालों के कुछ सवाल जो इस टॉपिक की अहमियत को और साफ कर देंगे। तो हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि किताब में क्या लिखा है, बल्कि ये समझना है कि इसके पीछे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कॉर्पोरेट लापरवाही, सरकारी नाकामी, ये यूपीएससी मेंस के लिए कितने जरूरी हैं। बिल्कुल। और हाँ, एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आए तो YouTube पर सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय PPP को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट हमें हिम्मत देता है। तो चलिए शुरू करें। चलिए, तो इस अध्याय की बुनियाद एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी बात पर टिकी है कि बाजार अपने आप में न्यायपूर्ण नहीं होता। मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब। हाँ, कुछ वैसा ही। जिसके पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा ताकत है, वो अक्सर कमजोर का शोषण कर सकता है। किताब में तो कपास उगाने वाले किसान या कपड़ा मिल के मजदूर का उदाहरण है जी। पर इसे आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये गिग इकोनॉमी में काम करने वाले डिलीवरी एजेंट या कैब ड्राइवर पर भी लागू होता है ना? बिल्कुल सही पॉइंट है। उन्हें भी तो कम पैसा, लंबे काम के घंटे और कोई सोशल सिक्योरिटी ना होने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सही बात है। तो शोषण का सिर्फ रूप बदलता है, सार नहीं। और यहीं पर सरकार और कानून की भूमिका आती है। अच्छा। सरकार कानून बनाती है ताकि बाजार की इस असमानता को कम किया जा सके। जैसे कि न्यूनतम मजदूरी कानून। एग्जैक्टली, मिनिमम वेजेस एक्ट इसका एक क्लासिक उदाहरण है। यह कानून एक फ्लोर प्राइस तय कर देता है कि किसी भी मजदूर को इससे कम मजदूरी नहीं दी जा सकती। लेकिन यहाँ एक सवाल है। कई अर्थशास्त्री कहते हैं कि ये कानून बाजार में दखल अंदाजी करते हैं और इससे रोजगार कम होता है। ये एक क्लासिक इकोनॉमिक डिबेट है। उनका कहना है कि अगर मजदूरी बाजार तय करेगा तो ज्यादा लोगों को काम मिलेगा। जी, लेकिन हमें इसे संविधान के नजरिए से देखना होगा। हमारा संविधान सिर्फ एक आर्थिक दस्तावेज नहीं है, ये एक सामाजिक दस्तावेज है। मतलब संविधान का अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार, वो साफ तौर पर बेगार और बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है। अच्छा। तो ये मिनिमम वेज कानून उसी संवैधानिक मूल्यों को जमीन पर उतारता है। ये कहता है कि इंसान की मेहनत की एक गरिमा है, एक न्यूनतम मूल्य है, जिसे मुनाफे के लिए रौंदा नहीं जा सकता। बिल्कुल। और जब इस जरूरत को नजरअंदाज किया जाता है, जब मुनाफे को इंसानी जान से ऊपर रखा जाता है, तो भोपाल गैस त्रासदी जैसी भयानक घटनाएं होती हैं। जी, ये अधिकार सिर्फ कागज पर रह जाते हैं अगर उन्हें लागू करने वाली व्यवस्था कमजोर हो। और इसका सबसे भयानक उदाहरण हमें भोपाल में ही देखने को मिलता है। भोपाल गैस त्रासदी 2 दिसंबर 1984 की वो रात। ज्यादातर यूपीएससी एस्पिरेंट्स इसके बारे में बेसिक बातें जानते हैं। यूनियन कार्बाइड का प्लांट, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का लीक होना, हजारों लोगों की मौत। पर चलिए हम तथ्यों से आगे बढ़कर इसके विश्लेषण पर ध्यान देते हैं। यूपीएससी के लिए ये सिर्फ एक औद्योगिक दुर्घटना नहीं है। नहीं, ये गवर्नेंस फेलियर की एक टेक्स्ट बुक केस स्टडी है। तो पहला सवाल, ऐसा हुआ ही क्यों? देखिए, विदेशी कंपनियां भारत जैसे देशों में निवेश क्यों करती हैं? सस्ता श्रम एक वजह है, लेकिन यूनियन कार्बाइड के मामले में सस्ते सुरक्षा मानक भी एक बहुत बड़ी वजह थे। सस्ते सुरक्षा मानक? हाँ, कंपनी ने लागत में कटौती कॉस्ट कटिंग के लिए जानबूझकर सुरक्षा से खिलवाड़ किया। जैसे कि MIC प्लांट में मजदूरों की संख्या 12 से घटाकर 6 कर दी गई। आधी कर दी गई। हाँ, और सुरक्षा ट्रेनिंग 6 महीने से घटाकर सिर्फ 15 दिन कर दी गई थी। सिर्फ 15 दिन? ये तो सीधे सीधे कॉर्पोरेट लापरवाही का मामला है। पर क्या सिर्फ कंपनी को दोष देना काफी है?
सरकार क्या कर रही थी? हाँ, ये भी एक बड़ा सवाल है। और यहीं पर यह केस स्टडी और ज्यादा गंभीर हो जाती है। यहां हमें स्टेट कॉम्प्लिसिटी मतलब शासन की मिलीभगत का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। शासन की मिलीभगत? जी, सरकार सिर्फ मूक दर्शक नहीं थी। पहला, सरकारी अधिकारियों ने उस जहरीले प्लांट को घनी आबादी वाले इलाके में लगाने की इजाजत दी, जो कि हर नियम के खिलाफ था। बिल्कुल। और दूसरा, जब प्लांट से बार बार छोटी मोटी गैस लीक हो रही थी, तब भी सरकारी इंस्पेक्टरों ने उसे नजरअंदाज किया, क्लीन चिट देते रहे। लेकिन सरकार ऐसा क्यों करेगी? उसके लिए तो अपने नागरिकों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। यहीं पर विकास बनाम सुरक्षा की बहस सामने आती है। सरकार का तर्क था कि राज्य को उस प्लांट से मिलने वाले निवेश और रोजगार की जरूरत है, और इस तर्क के नाम पर सुरक्षा को ताक पर रख दिया गया। हाँ, इसे रेगुलेटरी फोरबेरेंस भी कहते हैं, जहां रेगुलेटर जानबूझकर नियमों को सख्ती से लागू नहीं करता ताकि बिजनेस को बढ़ावा मिले। ये तो बहुत ही डरावनी बात है। मतलब जिन लोगों पर हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, वे ही हमारी जान को दांव पर लगा रहे थे। हाँ, और इस त्रासदी का असर सिर्फ भोपाल तक सीमित नहीं रहा। इसने पूरे देश में पर्यावरण को लेकर सोच बदल दी। 1984 से पहले पर्यावरण को एक मुफ्त की चीज माना जाता था। भोपाल ने हमें सिखाया कि पर्यावरण को होने वाले नुकसान की कीमत आखिरकार इंसानों को ही चुकानी पड़ती है। इसी के बाद शायद भारत में पर्यावरण से जुड़े कानून सख्त हुए। बिल्कुल। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इसी त्रासदी की सीधी देन है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका सुप्रीम कोर्ट ने निभाई। अच्छा। अदालतों ने जुडिशियल एक्टिविज्म दिखाते हुए अनुच्छेद 21 यानी जीवन के अधिकार की व्याख्या को बहुत व्यापक बना दिया। राइट। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य जैसे मामलों में कोर्ट ने कहा कि स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार भी जीवन के अधिकार का एक अभिन्न हिस्सा है। ये क्रांतिकारी कदम था। इसने हर नागरिक को प्रदूषण के खिलाफ अदालत जाने का हक दे दिया। जी। तो एक तरफ हमारे पास मजदूरों की सुरक्षा के लिए कानून है, दूसरी तरफ पर्यावरण की रक्षा के लिए, और एक तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है उपभोक्ता यानी कंज्यूमर का। बाजार में हम सब उपभोक्ता हैं। जरूर, और ये सामाजिक न्याय का तीसरा स्तंभ है। भोपाल त्रासदी के बाद ही भारत में उपभोक्ता आंदोलन ने जोर पकड़ा और 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मतलब कोपरा लाया गया। यह कानून उपभोक्ताओं को खराब सामान या सेवाओं के खिलाफ शिकायत करने का एक मंच देता है। तो अगर हम इन तीनों को जोड़कर देखें, मजदूर, पर्यावरण और उपभोक्ता, तो हमें कानून और सामाजिक न्याय की एक पूरी तस्वीर मिलती है। बिल्कुल। लेकिन अब सवाल ये है कि यूपीएससी इन कॉन्सेप्ट्स को अपने प्रश्नों में कैसे पूछता है। हमारे पास जो पिछले सालों के सवाल हैं, उनमें तो अवैध खनन, खाद्य सुरक्षा और पीपीपी मॉडल जैसे विषयों पर सवाल है। देखिए, ऊपर से देखने में शायद ये सीधे तौर पर जुड़े हुए ना लगें, लेकिन इनकी आत्मा इसी अध्याय में है। अच्छा, कैसे? चलिए एक उदाहरण लेते हैं। अवैध खनन पर आया हुआ सवाल। अवैध खनन में क्या होता है? पर्यावरण कानूनों का उल्लंघन होता है। हाँ। मजदूरों का शोषण होता है बिना किसी सुरक्षा के, और स्थानीय समुदायों के अधिकारों का हनन। तो ये भोपाल त्रासदी का ही एक छोटा लेकिन लगातार चलने वाला रूप हुआ ना। अरे हाँ, सही बात है। यहाँ भी वही कॉर्पोरेट ग्रीड है, रेगुलेटरी फेलियर है और स्टेट कॉम्प्लिसिटी की कहानी है। और पीपीपी मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर जो सवाल आते हैं, उनका क्या? उनका भी सीधा संबंध है। पीपीपी मॉडल में सरकार निजी कंपनियों के साथ मिलकर काम करती है। जी। तो यहाँ भी वही बुनियादी सवाल उठता है, क्या निजी कंपनी सिर्फ अपना मुनाफा देखेगी या सामाजिक जिम्मेदारियों को भी निभाएगी? और क्या सरकारी सुनिश्चित कर पाएगी कि निजी कंपनी जनता के हितों को नजरअंदाज ना करे? एग्जैक्टली, ये वही सवाल है जो 1984 में यूनियन कार्बाइड ने खड़ा किया था। जी। जब आप मेंस में पीपीपी मॉडल की चैलेंजेस पर लिखते हैं, तो भोपाल का उदाहरण देकर रेगुलेटरी ओवरसाइट के महत्व को समझाना आपके उत्तर को एक अलग ही गहराई देता है। ये बात तो बहुत दिलचस्प है कि कैसे क्लास 8 की किताब में समझाए गए ये बुनियादी सिद्धांत यूपीएससी मेंस के इतने जटिल सवालों का आधार बनते हैं। इसीलिए तो कहते हैं एनसीईआरटीज़ को सिर्फ पढ़ना नहीं, एनालाइज करना जरूरी है। भोपाल गैस त्रासदी अपने आप में गवर्नेंस मतलब GS2, एथिक्स GS4 और एनवायरमेंट GS3 तीनों के लिए क्लासिक केस स्टडी है। ये कॉर्पोरेट लालच बनाम सार्वजनिक सुरक्षा, प्रशासनिक विफलता, इन सब मुद्दों को एक साथ सामने लाती है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हम क्या मुख्य निष्कर्ष निकाल सकते हैं? मेरे हिसाब से 3 सबसे बड़े टेकअवेज हैं। पहला, कानून जरूरी हैं, लेकिन सिर्फ कानून बनाना काफी नहीं है। उनका इफेक्टिव एनफोर्समेंट मतलब उनको लागू करवाना भी जरूरी है। बिल्कुल। भोपाल में कानून थे, लेकिन उनका पालन नहीं हो रहा था। ठीक है। दूसरा,
दूसरा, विकास और सामाजिक न्याय के बीच एक संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर अगर श्रम और पर्यावरण कानूनों को कमजोर किया जाता है तो हम एक और त्रासदी को न्योता दे रहे होंगे। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है नागरिकों और संस्थानों की भूमिका, चाहे वो मीडिया हो, सिविल सोसाइटी हो या हमारी अदालतें। जब सरकारें और कंपनियां अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ती हैं, तब यही संस्थाएं लोकतंत्र में चेक एंड बैलेंस का काम करती हैं। बिल्कुल सही। तो आज की हमारी चर्चा इस विचार पर खत्म होती है कि कानून सिर्फ नियमों का एक संग्रह नहीं है, बल्कि ये हमारे समाज के नैतिक मूल्यों का प्रतिबिंब है। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी तो YouTube पर सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी को सब्सक्राइब करें। आप पेड मेंबरशिप लेकर हमारे काम को सपोर्ट भी कर सकते हैं। अंत में एक विचार जिसके साथ हम अपने श्रोताओं को छोड़ सकते हैं। जी, हमने देखा कि कैसे 1984 की एक त्रासदी ने भारत में पर्यावरण और सुरक्षा कानूनों को जन्म दिया। हाँ, आज हम डिजिटल युग में जी रहे हैं। बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हमारे डेटा का इस्तेमाल कर रही हैं। AI हमारे जीवन के फैसलों को प्रभावित कर रहा है। हाँ, ये भी सच है। यहाँ भी शोषण और अधिकारों के हनन का एक नया मैदान तैयार हो रहा है। जी, तो सवाल ये है कि क्या हमें एक और डिजिटल भोपाल का इंतजार करना पड़ेगा, या हम समय रहते डेटा सुरक्षा और डिजिटल अधिकारों की रक्षा के लिए मजबूत कानून बना पाएं? Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.